सपना वो नहीं जो नींद में आए, सपना वो है जो नींद ना आने दे। आप एनडीए एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और याद रखो, ये आप एक सिर्फ एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर रहे हो, आप एक मिशन पे हो। इस मिशन में भारत के इतिहास को जानना एक सोल्जर के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना एक वेपन को समझना। आप जैसा कि आप एंशियंट हिस्ट्री ख़त्म कर चुके हो, तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं मेडिवल हिस्ट्री। मेडिवल हिस्ट्री एक वो फेस जहाँ पे इंडिया में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले, चाहे वो इकोनॉमिक के कॉन्टेक्स्ट में हो, चाहे वो पॉलिटिकल के कॉन्टेक्स्ट में हो, चाहे वो स्ट्रक्चर के कॉन्टेक्स्ट में हो। तो हम मेडिवल हिस्ट्री को 3 फेस में पढ़ेंगे। पहले फेस में हम बात करेंगे अर्ली मेडिवल पीरियड की, जहाँ पे हम बात करेंगे राष्ट्रकूटा रूलर्स की, पालास की और चालुक्यास की। फिर हम पढ़ेंगे इसको सेकंड पार्ट में हम इसको पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में, जहाँ पे हम डायनेस्टीज़ के बारे में बात करेंगे, जैसे कि स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी। फिर हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे मुग़ल एम्पायर एंड लेटर मुगल्स, जिसमें हम औरंगज़ेब, अकबर, इन सब की बात करेंगे। तो बात करते हैं अर्ली मेडिवल पीरियड। अर्ली मेडिवल इंडियन हिस्ट्री भारत का एक वो फेस जहाँ पे हमारा प्यारा भारत बहुत सारे बदलाव में आ रहा था। जहाँ पे हम पॉलिटिकल उससे देखें तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे, इकोनॉमिकली भी चीज़ें बहुत सारी चेंज हो रही थी, सोसाइटी लेवल पे भी चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो रही थी। तो अर्ली मेडिवल पीरियड एक ऐसा ट्रांजिशन फेज था जहाँ पे हमने एंशियंट में गुप्ता के गोल्डन एज को भी देखा। फिर हम देखेंगे कि कैसे मेडिवल में जो चैलेंजेस आए उनका हमने सामना कैसे किया। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे एंशियंट में क्या हुआ था। एंशियंट जब ख़त्म होने को आया तो हमने देखा जो बहुत बड़े रूलर्स थे गुप्तास जैसे, वो वीकन पड़ने लगे, डिक्लाइन होने लगे। और उन्हीं के साथ जो रीजनल लेवल पे किंग थे, पालास, राजकुतास, गुर्जारा प्रतिहारा, इनका एक लेवल बढ़ने लगा, ये पावर में आने लगे। तो ये जो शिफ्ट था ये एक पॉलिटिकल लेवल पे ही ये शिफ्ट नहीं था, ये समाज और सोसाइटी के लेवल पे भी एक बहुत सारी चीज़ें थी जो चेंज होने को आई थी। तो अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं मेजर पॉलिटिकल पार्ट्स। यहाँ पे हम जो बात करेंगे नॉर्थ इंडिया की करेंगे, जिसमें हम इनके बारे में पढ़ेंगे, पालास के बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रकूटास। देन हम आएंगे साउथ इंडिया पे, जहाँ पे हम चोलास के बारे में पढ़ेंगे, चालुक्यास, पांड्यास एंड चेरास। तो आइए डेडिकेटेडली अपनी नोटबुक उठा लीजिए और शुरू करते हैं मेडिवल इंडियन हिस्ट्री। ओके, गुर्जारा प्रतिहारा। अब इस डायनेस्टी की बात करें तो ये डायनेस्टी बहुत ही पावरफुल डायनेस्टी थी, बहुत ही पावरफुल डायनेस्टी के नाम से भी जानी जाती है। बहुत पावर था इसमें, क्योंकि इनके कंट्रोल में कन्नौज था। ये मोस्टली जो रूल करते थे ये नॉर्थ इंडिया में रूल करते थे। जैसे कि मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे आपका यूपी के कुछ पार्ट हो गए, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात और राजस्थान, यहाँ पे ये रूल करते थे। इन्होंने कन्नौज को पहले टाइम पे क्या बोला जाता था, कन्नौज को एक पावर सिंबलिक माना जाता था। मेरे प्यारे दोस्तों, पावर सिंबलिक मतलब यहाँ पे क्या है, पहले टाइम पे अगर किसी भी राजा के पास, जिस राजा के कंट्रोल में कन्नौज होता था, मतलब कि वो राजा बहुत पावरफुल होता था। क्यों? क्योंकि जो कन्नौज था, अब ऐसा इसलिए था, पहली चीज़ जो कन्नौज था वो गंगा रिवर के किनारे था, जिसकी वजह से जो वहाँ की लैंड थी एक वो फर्टाइल भी थी और बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन भी थी। दूसरी अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो अगर आप देखोगे ये आपका नॉर्थ
साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये आपके सेंटर में था। ये आपके जो इसकी था प्लेस, ये सेंटर में लाई करता था, जिसकी वजह से जो भी किंग का कंट्रोल था कन्नौज के ऊपर, वो क्या करते थे, वो जो भी मूवमेंट हो रही होती थी, चाहे इकोनॉमिक और मिलिट्री मूवमेंट, वो इनको डोमिनेट करते थे। तो इसलिए बोला जाता था कन्नौज जिस राजा के अंडर में होता था उस वक्त, वो राजा बहुत ही पावरफुल माना जाता था। अगर हम दूसरी बात करें तो जो गुर्जारा प्रतिहारा थे, इनका जो युद्ध था वो पालास और राजपूतास के साथ चलता ही रहता था, ट्रिपार्टाइट पावर्स, अगर आपने सुना हो ये स्ट्रगल। अब ये स्ट्रगल इन तीनों के बीच बहुत सालों तक चलता रहा, वो भी सिर्फ कन्नौज के लिए, ताकि मतलब जो इस स्ट्रगल जो भी कंट्रोल में आता था, फिर और दो रूलर्स इनसे लड़ाई करते थे सिर्फ कन्नौज के ऊपर रूल करने के लिए। इनके टाइम पे अरब इन्वेशन को भी रोका गया था, वो मैं आगे आपको बताऊंगी कैसे। ओके, आगे अब इनके हम कुछ देखते हैं की रूलर्स। की रूलर्स में जो सबसे पहले हम बात करते हैं नागभट्ट वन की। इन्होंने क्या किया था, अपने टाइम पे अरब्स को डिफीट करा था, अरब्स को हराया था। और ये मेन जो यहाँ पे क्वेश्चन आपका आता है, जो एनडीए में पूछा भी गया है पहले भी, कि इनके वो कौन है फाउंडर। तो आप इनको प्लीज़ याद रखना कि ये इस डायनेस्टी के फाउंडर भी हैं। इनके टाइम पे अरब का इन्वेजन होने वाला था, तो उन्हें उस वक्त उनको बैटल ऑफ राजस्थान में हरा दिया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं वत्स राजा की, जो इन्हीं के बेटे थे। इन्होंने धर्मपाला और ध्रुव के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी थी, जिसमें ये जीत गए थे। फिर हम बात करते हैं नागभट्ट टू की। इन्होंने कन्नौज को कैप्चर किया था और अपने एम्पायर को आगे एक्सपेंड किया था। तो आप समझ रहे हो उस वक्त कन्नौज को कैप्चर करना मतलब बड़ा ही पावरफुल माना जाता था, कि अगर जिसके कंट्रोल में कन्नौज है तो वो बहुत पावरफुल है। आगे हम बात करें बाद में क्या हुआ था, जब इन्होंने कैप्चर कर लिया था, लेकिन बाद में फिर लड़ाई होती है जिसमें ये हार जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मिहिर भोज। मिहिर भोज को बहुत ही ग्रेटेस्ट रूलर माना जाता था उस टाइम का, और इनको एक टाइटल मिला था आदिवराह का, मतलब वर्शिपर ऑफ विष्णु। ये वाला जो टॉपिक है, ये आदिवराह टाइटल, ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चंस एनडीए में आते हैं और पूछते भी हैं कि जो आदिवराह टाइटल है वो किन रूलर को मिला, या मिहिर भोज को कौन सा टाइटल मिला। और इन्होंने अपने टाइम पे आर्ट को बहुत प्रमोट किया था, कल्चरल लेवल पे भी बहुत ज़्यादा फाउंडेशंस करी, डेवलपमेंट्स किए, और एडमिनिस्ट्रेशन पे भी ये बहुत ज़्यादा चेंजेस लेकर आए थे। अगला हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोसाइटी की। पहला आता है फ्यूडल स्ट्रक्चर। अब फ्यूडल स्ट्रक्चर क्या होता है, अब मैं बताती हूँ। फ्यूडल सिस्टम होता था पहले एक। फ्यूडल सिस्टम में क्या होता था, जो सेंट्रल पावर होती थी ना, वो किंग के हाथ में होती थी। सेंट्रल पावर किंग के हाथ में होती थी, और ये क्या करते थे किंग, इनके जो कुछ पार्ट्स होते थे ये अपने उनको दे देते थे जनरल्स को। तो जनरल्स इनको टैक्स पे करते थे और मिलिट्री सपोर्ट देते थे। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो मान लो जैसे आप किंग हो और आपके पास पूरा ये नॉर्थ वाला पार्ट है, ये जो पूरा नॉर्थ पार्ट है ये आपके कंट्रोल में है। अब आप पर्सनली जाके इसमें तो आप जगह जगह रूल नहीं कर पाओगे इनके हर पार्ट्स में। तो अब आप क्या करोगे, जो भी आपके ट्रस्टीज़ बंदे होंगे, जो भी आपके लॉयर्स जनरल होंगे, उनको आप यहाँ पे बिठा दोगे। किसी को यहाँ भेज दोगे, किसी को गुजरात भेज दोगे, किसी को राजस्थान भेज दोगे। अब वो क्या करेंगे, वो आपके बिहाफ पे यहाँ पे रूल करेंगे, लेकिन मानेंगे वो सारी आपकी बातें। यहाँ पे वो आपके बिहाफ पे रूल करेंगे, और इन रिटर्न आप किंग को क्या दोगे, आप उनको टैक्स दोगे और मिलिट्री सपोर्ट दोगे जब भी उनको ज़रूरत पड़ेगी। तो ये होता था फ्यूडल स्ट्रक्चर। उसके बाद हम पढ़ते हैं लैंड ग्रांट्स टू ब्राह्मण्स एंड ऑफिशियल्स। ये क्या करते थे, जो लैंड होती थी वो ब्राह्मण्स को देते थे और अपने जो इनके खास ऑफिशियल्स होते थे उनको दे दिया करते थे।
वो क्या करते थे, इस लैंड का मंदिर बनवाते थे और स्कूल्स बनवाते थे, मतलब वो भी उन चीज़ों को डेवलपमेंट्स में यूज़ करते थे। इनके टाइम में पैट्रोनाइज संस्कृत लैंग्वेज, हिंदू टेम्पल्स एंड स्कल्पचर। अगर आप देखोगे ना तो इनके टाइम पे टेम्पल्स बहुत बने हैं। इन्होंने संस्कृत लैंग्वेज को भी बहुत प्रमोट किया था। यहाँ तक कि जो इनके कोर्ट ऑफिशियल्स होते थे, कोर्ट में भी इनकी संस्कृत लैंग्वेज ही बोली जाती थी, और इनके जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं ना उनको भी मोस्टली संस्कृत लैंग्वेज में ही लिखा गया है। तो इन्होंने संस्कृत लैंग्वेज को बहुत प्रमोट किया। हिंदू टेम्पल्स इन्होंने बहुत बनवाए और स्कल्पचर भी इन्होंने बहुत बनवाए थे। प्रमोटेड एजुकेशन एंड ट्रेड, ये एजुकेशन को भी प्रमोट करते थे, क्योंकि जो भी ये ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट्स करते थे तो उसमें से स्कूल भी वो बनवाते थे, और ट्रेड को भी ये बहुत सपोर्ट करते थे। नाउ अब इनका एक था अरब इन्वेजन रेजिस्टेंस। स्टॉप्ड एक्सपेंशन ऑफ अरब्स इनटू इंडिया, प्लेड अ डिफेंसिव रोल एट द वेस्टर्न फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे क्या होता है, जब इनकी डायनेस्टी राज कर रही होती है तो यहाँ पे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, तो वेस्ट साइड से क्या होता है कि यहाँ पे सिंध है, यहाँ पे सिंध है जो आज के टाइम पे पाकिस्तान पे है। तो उस पे मोहम्मद कासिम होता है जो यहाँ पे कैप्चर कर लेता है सिंध को। वो धीरे धीरे अपनी टेरिटरी बढ़ा रहा होता है, लड़के वो कैप्चर करता है जगह जगह। तो वो सिंध को कैप्चर कर लेता है। कैप्चर करने के बाद जो उसका टारगेट होता है वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट होता है इंडिया का। तो फिर वो यहाँ भी कैप्चर करने आता है, लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, जो किंग होता है वो यहाँ पे अपनी सेना को वेस्ट फ्रंटियर से खड़ी कर देता है। वो पहले से ही रेडी रहते हैं, तो यहाँ पे वो उनको वॉर में हरा देते हैं, जिसकी वजह से वो इन्वेड यहाँ पे नहीं कर पाते। तो इसलिए इनको इसलिए भी बड़ा यहाँ पे माना जाता है कि इन्होंने उस वक्त बड़ा ही डिफेंसिव रोल प्ले करा, पहले से पहले जानना कि नहीं दुश्मन आने वाले हैं, तो उन्होंने पहले से ही वहाँ पे वो आर्मी खड़ी कर दी थी, जिसकी वजह से वो आगे उधर इन्वेड कर ही नहीं पाए। अगली हम बात करते हैं यहाँ पे डिक्लाइन ऑफ डायनेस्टी। अब बाद में क्या होता है, धीरे धीरे इनके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड राइज ऑफ राजपूत क्लैंस अटैक्स, ठीक है, यहाँ पे इनके कुछ इंटरनली ही कन्फ्लिक्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा जितने भी मेडिवल टाइम पे राजा रहे हैं ना, जिसने हिंदू महाराजा, तो उसको आप उनमें आप देखोगे कि अपने ही जो होते थे ना उनके खुद के मतलब जो फैमिली मेम्बर्स में, वो ही दुश्मन को जाके उनका पता बता देते थे। ये चीज़ आपने अभी मूवी भी आई थी मराठा वाली सांभाजी के ऊपर जो मूवी बनी थी, उसमें भी उन्होंने यही दिखाया था कि लास्ट में वो जहाँ पे होते हैं मतलब छुपे होते हैं, न तो छुपे नहीं होते, वो जहाँ पे रुके होते हैं उसका पता उनके ही घर वाले उनको बता देते हैं दुश्मन को, जिसकी वजह से वो पकड़े जाते हैं। और यही पृथ्वीराज चौहान जी के भी टाइम पे हमने देखा था कि वहाँ भी यही होता है कि वो जिस जगह पे होते हैं उनका पता उनके घर वाले ही जो होते हैं वही बता देते हैं। तो अक्सर ये मतलब इसी वजह से ज़्यादातर ना जो इंडियन किंग्स थे वो इसलिए भी वीक पड़ने लगे, इसलिए भी वो टूटने लगे। तो यहाँ पे भी यही होता है इनका डिक्लाइन, कि जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं जिसकी वजह से जो राजपूत होते हैं वो राइज होना स्टार्ट कर देते हैं। और भी राजपूतास एंड अदर रीजनल पावर्स इवेंचुअली लॉस कंट्रोल ओवर कन्नौज इन 10th सेंचुरी। फिर इनका कन्नौज से भी कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। फिर जिस राजा के अंडर वो कन्नौज आ जाती है फिर वो राजा पावरफुल बन जाता है। ओके, नेक्स्ट इनकी लेगेसी के ऊपर अगर बात करें तो प्रिजर्व इंडियन कल्चर ड्यूरिंग अरब इन्वेजन। ये मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि इन्होंने इंडियन कल्चर को उस वक्त बचा के रखा अरब इन्वेजन से, वरना बाद में तो चलो मोहम्मद गौरी आए, महमूद ऑफ गजनी भी आए, उस वक्त हम उनको नहीं इतना रोक पाए, लेकिन स्टार्टिंग में इन्होंने ही अरब इन्वेजन को रोक दिया था। पेट्रॉन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर एंड विष्णु वर्शिप। ये जो डायनेस्टी थी विष्णु वर्शिप बहुत ज़्यादा मतलब करती थी। और उसके बाद टेम्पल आर्किटेक्चर, यहाँ पे जो आप टेम्पल्स देखोगे ना, मतलब यहाँ से जो टेम्पल का डेवलपमेंट्स था बहुत ही अलग अलग
अलग अलग आर्किटेक्चर में उनको बनाने का स्टाइल आप देखोगे बहुत ही नया है, और यहाँ से बहुत इधर फोकस करा गया, बहुत ज़्यादा टेम्पल बनाए गए। पार्ट ऑफ द ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल फॉर कंट्रोल ऑफ कन्नौज, इनकी जो देखोगे इनका रोल भी है तीनों में कि इन्होंने पार्टाइट स्ट्रगल में भी ये शामिल थे कन्नौज के लिए। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं, अब बात करते हैं राष्ट्रकूटा डायनेस्टी की। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी बहुत ही पावरफुल डायनेस्टी थी डेक्कन की, मोस्टली जो आज के टाइम पे महाराष्ट्र एंड कर्नाटका में है। अगर मैं आपको ऐसे में दिखाऊं तो यहाँ पे कैपिटल जो इनकी थी वो मानेकहेटा थी, मलखेड़ जिसको बोलते हैं। कंटेम्प्रेरीज थे इनके प्रतिहारास, इनकी इनसे अक्सर लड़ाइयाँ होती ही रहती थी कन्नौज के लिए भी। एंड पालास नोन फॉर मिलिट्री स्ट्रेंथ, आर्किटेक्चर एंड कल्चरल पैट्रोनेज, इनको इनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ के लिए बहुत जाना जाता था, इनके आर्किटेक्चर के लिए भी बहुत जाना जाता था, और कल्चरल पैट्रोनेज, क्योंकि यहाँ पे ना आप देखोगे तो इंडिया में डेवलपमेंट्स होने स्टार्ट हो गए थे, चाहे वो आर्किटेक्चर को लेकर हो, कल्चरल को लेकर हो, चाहे वो मिलिट्री स्ट्रेंथ को लेकर हो। यहाँ से आपको बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे। अगला मैं बात करूँ इनके की रूलर्स की, तो पहले में ये आते हैं दंती दुर्ग, इनको फाउंडर भी बोला जाता है, और चालुक्यास इनको हरा देते हैं। ओके, कृष्णा वन, देन हम बात करते हैं कृष्णा वन की। इन्होंने कैलाश टेम्पल बनाया एलोरा में, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है अभी, मतलब इसके अंडर आती है। एनडीए में ये भी एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आते हैं, जो भी इस टाइम पे टेम्पल बने हैं और अगर वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में हैं तो वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। और वो क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस ईयर में भी देखे थे, बहुत ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जितने भी टेम्पल्स हैं वो सारे क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। तो ये वाला जो आपका पॉइंट है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें गोविंदा थर्ड, तो डिफीटेड प्रतिहारा एंड पाला रूलर, इन्होंने प्रतिहारा एंड पाला रूलर को भी हराया था। कंट्रोल्ड लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया, ये इंडिया के लार्ज पार्ट्स में इन्होंने कंट्रोल करा था। मतलब कि अगर मैं बताऊं तो आप ये देखोगे ना, ये वाला पार्ट नॉर्थ का, साउथ का, तो यहाँ पे हिमालय रीजन से कन्याकुमारी तक इन्होंने कंट्रोल करा हुआ था। और अगर मैं यहाँ की बात करूँ वेस्ट से ईस्ट, तो यहाँ पे इनका बंगाल में भी बहुत प्रभाव था और यहाँ पे कोंकण रीजन तक। और उस समय ये बहुत बड़ी बात थी, मतलब एक एक्सेप्शन केस था कि राजा ने इतनी इतना लार्ज पार्ट इंडिया का अपने कंट्रोल में ले रखा था यहाँ तक। तो ये उस टाइम की बहुत ही बड़ी बात थी कि इन्होंने इतना बड़ा एरिया कवर किया हुआ है। फिर हम बात करते हैं अमोघवर्ष, ये बहुत ही लॉन्गेस्ट सर्विंग थे, प्रमोटेड जैनिज्म एंड कन्नड़ा लिटरेचर। ओके, इसकी मैं बात बताऊं तो इन्होंने 64 इयर्स, बहुत ही लॉन्गेस्ट इन्होंने ये सर्व किया, बहुत ही इतने टाइम तक इन्होंने अपना कंट्रोल भी बना के रखा। तो ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है। इन्होंने जैनिज़्म को बहुत सपोर्ट किया और कन्नड़ा लिटरेचर को भी बहुत सपोर्ट किया। और इनको जो अमोघ वर्ष थे ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनको क्या बोला जाता है, इनको अशोका से कंपेयर किया जाता है। इवन इनको साउथ ऑफ अशोका भी बोला जाता है, अमोघ वर्ष को साउथ ऑफ अशोका इसलिए इनको बोला जाता है कि जैसे अशोक थे, अशोका का क्या हुआ था, मतलब जो एम्परर अशोक थे, जब कलिंगा वॉर के बाद उनका माइंड चेंज हो जाता है, उनको फिर खून खराबा, मतलब युद्ध अच्छा नहीं लगता, वो ये सब छोड़ देते हैं और एक पीस में आ जाते हैं, पीस लविंग नेचर में आ जाते हैं, जगह जगह फिर स्प्रेड करते हैं टीचिंग्स को। तो उसी तरह जो ये अमोघ वर्ष थे ये वॉर पे बिलीव नहीं करते थे, मतलब ये अवॉइड करते थे वॉर को, बहुत ज़्यादा ये अवॉइड करते थे। ये क्या करते थे, इनका क्या होता था कि अगर कहीं भी पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स होते थे, अगर कहीं पे भी लगता था कि नहीं लड़ाई के चांसेस हैं या कुछ युद्ध होने की संभावना है, तो ये उस जगह पे
एक डिप्लोमेसी और पीस के साथ बड़ी शांति से उस चीज़ को टैकल करते थे, ये उस चीज़ को प्रमोट करते थे, ये पीस को प्रमोट करते थे, पीस एंड डिप्लोमेसी को। ये वॉर को बिल्कुल अवॉइड करते थे कि वॉर से नहीं, वॉर नहीं लड़नी। इसलिए इनको अशोका से कंपेयर करा जाता है फॉर हिज पीस लविंग नेचर। ओके, अगर हम आगे की बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमी, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन विथ फ्यूडल स्ट्रक्चर। अब मैंने फ्यूडल स्ट्रक्चर अब आपको पता चल गया है, तो बहुत ही अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन ये चलाते थे विथ फ्यूडल स्ट्रक्चर के साथ, फ्यूडल सिस्टम के साथ, कि इनके लॉट्स होते थे, वो वहाँ पे इनसे टैक्स लेते थे और मिलिट्री सपोर्ट वो देते थे जब भी इनको नीड पड़ती थी। लैंड रेवेन्यू एज प्राइमरी इनकम, इनकी जो प्राइमरी इनकम थी वो लैंड रेवेन्यू से इनको आता था। ट्रेड विद अरब्स, पर्शिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, ये ट्रेड भी करते थे अरब के साथ, पर्शिया के साथ और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ। सपोर्टेड बोथ हिंदुइज़म एंड जैनिज़्म, ये दोनों को सपोर्ट करते थे, ये हिंदुइज़्म को भी सपोर्ट करते थे और ये जैनिज़्म को भी सपोर्ट करते थे। आर्ट एंड कल्चर में देखें तो ग्रेट पैट्रॉन्स ऑफ आर्ट, लिटरेचर एंड रिलीजन, ये इनको बहुत प्रमोट करते थे, लिटरेचर को भी, रिलीजन को भी और आर्ट को भी। कैलाश टेम्पल जो इलोरा में है वो इन्होंने बनवाया था, रॉक कट मोनोलिथिक आर्किटेक्चर, रॉक कट मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। अब ये क्या होता है, क्या होता था, जो पूरा पहाड़ होता था ना, ये उस पहाड़ को कार्व करके, उस पहाड़ को मतलब पूरा उसका कार्व करके उसी पहाड़ से पूरा मंदिर बना देते थे, पूरी एक मूर्ति रेडी कर देते थे ये लोग उसी एक पहाड़ की चट्टान से, मतलब, और उसमें कोई भी चीज़ या पीस को ऐड नहीं करते थे कि उसमें अलग से ऐड करने के लिए चीज़ें मंगवा रहे, नहीं, ये उसी एक चट्टान से पूरी मूर्ति एक बना देते थे, पूरा एक मंदिर रेडी कर देते थे। तो आज के टाइम पे अगर हम देखें ना तो बहुत बड़ा मतलब टेक्नोलॉजी थी कि उस वक्त भी तो कैसे कैसे इंजीनियर्स रहे होंगे, आज भी मतलब इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, लेकिन आज भी ये चीज़ पॉसिबल है कि हम एक ही मतलब पहाड़ से, ये एक ही चट्टान से उस चीज़ को काफ करके पूरा एक स्ट्रक्चर बना दें या पूरा एक मंदिर बना दें, कोई भी कुछ भी। तो ये चीज़ उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा एक मतलब मानने वाली थी कि एक रॉक कट मोनोलिथिक आर्किटेक्चर था इनका, और वो आपको इन्हीं के ही पीरियड में देखने को मिलेगा। जो कैलाश टेम्पल है एलोरा में वो इसी उससे बना हुआ है, वो पूरी एक चट्टान को काफ करके बनाया हुआ है और बड़ी शार्पनेस के साथ, बड़े सुंदरता के साथ वो चीज़ें बनाई गई हैं। प्रमोटेड कन्नड़ा एंड संस्कृत लिटरेचर, ये कन्नड़ा और संस्कृत लिटरेचर को प्रमोट करते थे, यहाँ तक कि जो अमोघ वर्ष थे उन्होंने खुद ही इसको लिखा है, कविराज मार्ग इन कन्नड़ा लैंग्वेज, ये उसके ऑथर खुद हैं। अगर हम आगे बात करें, डिक्लाइन ऑफ डायनेस्टी, अब डायनेस्टी इनकी कैसे डिक्लाइन होती चली गई, वीकेंड ड्यू टू सक्सेशन डिस्प्यूट्स, राइज ऑफ लेटर चालुक्यास एंड चोलास डायनेस्टी, ठीक है। बाद में सक्सेशन ऑफ डिस्प्यूट्स जब इनका वो होने लगा, फिर मतलब मैंने आपको जैसे बताया था कन्नौज के लिए बहुत लड़ाइयाँ होती ही रहती थी और वो लड़ाइयाँ 500-600 साल तक चलती रहती थी। तो जो राजा उस कन्नौज को जीत जाता था, फिर से वो उसके ऊपर कंट्रोल करने आ जाता था, और अगर वो कन्नौज के ऊपर कंट्रोल कर रहा है मतलब वो बहुत बड़ा राजा है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी लेगेसी की। नोन फॉर आर्किटेक्चरल मार्वल्स एंड मिलिट्री कैंपेन्स, कल्चरल ब्रिज बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया, प्लेड अ की रोल इन ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल फॉर कन्नौज, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें चोला डायनेस्टी की, चोला डायनेस्टी वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टीज इन साउथ इंडिया, रॉस टू पावर, ये कहाँ से पावर में आई थी, तमिलनाडु रीजन से पावर में आई थी, और ये नेवल पावर के लिए बहुत यूनिक और जानी जाती है। मतलब इस टाइम पे इन्होंने जो नेवल शिप्स थी वो स्टार्ट कर दी थी, और वो जो पानी के जहाज़ जब उन्होंने स्टार्ट कर दिए थे तो वो सिर्फ अपनी प्रोटेक्शन के लिए स्टार्ट नहीं करे थे कि अगर युद्ध होगा तो हम वहाँ से लड़ेंगे, उन्होंने ये उस टाइम पे भी उसको ट्रेड और इकोनॉमिक पर्पस के लिए यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। तो ये चीज़ आपसे ये भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है कि जो नेवल पावर थी वो किस डायनेस्टी के टाइम पे या किस डायनेस्टी ने सबसे पहले स्टार्ट करी थी इंडिया में।
तो उस वक्त भी इंडिया इतना आगे चल रहा था और आज भी हम ही आगे हैं। तो नेवल पावर इनके टाइम पे स्टार्ट हो गई थी। एडमिनिस्ट्रेशन, टेम्पल आर्किटेक्चर अंडर राजराजा वन एंड राजेंद्र वन। विजय चोला, ओके, इनकी अगर हम फाउंडर की बात करें कि जो चोला डायनेस्टी किसने फाउंड करी थी, विजय याल्या चोला फाउंडेड द डायनेस्टी बाय कैप्चरिंग तंजौर फ्रॉम मुत्रियास। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इनके की रूलर्स की, तो राजराजा चोला हो गए, राजराजा चोला फर्स्ट, जिन्होंने क्या करा था, एक्सपेंडेड चोला एम्पायर अक्रॉस साउथ इंडिया एंड श्रीलंका। इन्होंने साउथ इंडिया श्रीलंका तक अपने एम्पायर को एक्सटेंड कर लिया था। अब जैसा कि अभी हमने पीछे देखा ही वहाँ पे कि भाई इन्होंने नेवल पार स्टार्ट कर दी थी, शिप स्टार्ट कर दी थी, तो वहाँ तक ट्रेड करना या अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करना इनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। इनको थोड़ी सोचना था कि हम नदी पार कैसे करके जाएंगे। बिल्ट दी बृहदेश्वर टेम्पल, जो कि एक यूनेस्को साइट में भी आता है एट थंजावर। अब ये भी आपको मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूनेस्को साइट भी है, तो आपको ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाता है कि जो बृहदेश्वर टेम्पल है वो कौन सी डायनेस्टी ने बनाया या कौन से किंग ने उसको बनाया। और या तो वो आपको ऑप्शन दे देंगे, मंदिर के नाम दे देंगे और लिख देंगे कि इसमें से कौन सी यूनेस्को साइट है या नहीं है। ओके, नेक्स्ट एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन भी इनके टाइम पे था, बहुत अच्छा चलाते थे। राजेंद्र चोला फर्स्ट, जो इन्हीं के बेटे थे, सन ऑफ राजराजा, नेवल एक्सपेडिशंस टू श्रीलंका, मालदीव्स एंड सुमात्रा। मतलब आप देख रहे हो बस ये स्टार्ट हुआ है और इन्होंने कहाँ तक स्टार्ट कर दिया, मतलब कहाँ जहाँ तक पॉसिबल हुआ वहाँ तक ये इसको आगे स्प्रेड करते चले गए। बिल्ड अ न्यू कैपिटल, गंगाईकोंडा एंड चोलापुरम। टाइटल, इनको गंगाईकोंडा चोला के नाम से भी जाना जाता है। ये टाइटल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे हमने पीछे भी पढ़ा टाइटल उनका और इसी तरह इनका भी। तो ये टाइटल्स आप ये नोट करो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुलोटुंगा चोला वन मेंटेन्ड एम्पायर्स स्टेबिलिटी, फोकस्ड ऑन ट्रेड एंड टेम्पल पैट्रोनेज। तो ये ट्रेड और टेम्पल पैट्रोनेज को बहुत प्रमोट करते थे और बहुत फोकस करते थे इनके, मतलब मंदिर कैसे बन रहा है हर चीज़ बहुत उससे देखते थे। अब इनके टाइम पे थोड़ा सा हमें जो मंदिर है वो अलग स्ट्रक्चर में दिखेंगे। हमने पढ़ा कि यहाँ पे इंडिया में इस वक्त बहुत अलग अलग चेंजेस देखने को मिले टेम्पल में भी। अब हम बात करें अगर यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की, तो हाईली ऑर्गेनाइज्ड सेंट्रल एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, ये अपने एडमिनिस्ट्रेशन को बड़े ही सिस्टमैटिक तरीके से ऑर्गेनाइज करते हुए चलते थे, सेंट्रल लेवल पे भी और लोकल लेवल पे भी। आज हमारा मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे हम देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है, लोकल गवर्नमेंट भी है, लेकिन ये चीज़ इंडिया में बहुत पहले से है, बहुत पहले से राजाओं के टाइम पे हम देख रहे हैं कि किस तरह से वो एडमिनिस्ट्रेशन को ऑर्गेनाइज करते थे। तो इसलिए कहा जाता है कि हिस्ट्री को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको बताता है कि भारत देश को मतलब जो बड़े बड़े राजा महाराजा थे वो कैसे चलाते हुए आ रहे हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन पावर हो, चाहे वो वॉर टेक्निक्स हो। तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो हमें हिस्ट्री से ही सीखने को मिलती हैं, उसी से ही हमें वो चीज़ें कंसेप्ट सारा समझ में आता है। इसलिए आप हिस्ट्री को बिल्कुल मतलब हल्के में मत लो, बहुत ध्यान से पढ़ो और बहुत इंटरेस्टिंग है ये। विलेज ऑटोनॉमी थ्रू सभा सेनुर विलेज काउंसिल, इनके जो विलेज में भी काउंसिल होती थी छोटी छोटी। डिटेल रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, ये अपने रेवेन्यू के रिकॉर्ड्स बड़े डिटेल में लिखते थे और बड़े उनको संभाल के रखा जाता था कि एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे बहुत मतलब अच्छे से बारीकी से ये लोग काम करते थे। बिल्ट स्ट्रॉन्ग नेवी फॉर ट्रेड एंड कॉन्क्वेस्ट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेवी इन्होंने बनाई हुई थी कॉन्क्वेस्ट के लिए भी, ट्रेड के लिए भी। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो नेवल पावर थी इनकी, वो सिर्फ उसको एज अ वॉर के लिए यूज़ नहीं करते थे, वो उसको ट्रेड के लिए भी यूज़ करते थे, एक्सपोर्ट के लिए भी यूज़ करते थे, इंपोर्ट के लिए भी यूज़ करते थे। अगर हम इनके आर्ट एंड आर्किटेक्चर को देखें तो यहाँ पे जो टेम्पल है वो ड्रेविडियन स्टाइल टेम्पल्स हैं। जैसे आपने पीछे देखा होगा कि उसमें जो उन्होंने
कैलाश टेम्पल है जो एलोरा पे बना हुआ है, वो रॉक कट मोनोलिथिक है, मतलब कि एक पूरी चट्टान से उसको काव करके बनाया है। लेकिन यहाँ पे जो आपको टेम्पल के स्टाइल देखने को मिलेंगे वो द्रविडियन स्टाइल देखने को मिलेंगे, जिसमें गोपुरम्स और विमनास हैं। अब गोपुरम्स क्या होते हैं? गोपुरम्स वो होते थे कि जो मंदिर का जो एंट्री गेट होता था ना, एंट्रेंस जहाँ से होती थी, ये उसको बहुत अच्छे से सजाते थे, बहुत अच्छे से डेकोरेट करते थे, उस पर बना देते थे चीज़ें। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो आप ये देखो, यहाँ पे जो इनका ये एंट्रेंस गेट है, इन्होंने कितने अच्छे से इसको सजाया हुआ है। तो ये होते थे आपके गोपुरम्स। और फिर ये आता है विमनास। विमनास क्या होते हैं? ये जो आप सिलेंड्रिकल शेप देख रहे हो ना मंदिर की, ये ऐसे करके फिर ये ऐसे, तो अगर आप वो यहाँ पर देखोगे तो ये देख लो पिरामिड की शेप है, तो ये आपके विमनास होते थे ये। और यहाँ पे ये गोपुरम्स, मतलब जो एंट्री गेट पे इन्होंने बहुत अच्छे से सजाए हुए हैं। तो ये ऐसे आपको टेम्पल ना ज़्यादातर साउथ में देखने को मिलेंगे, और बहुत ही सुंदर, मतलब अलग ही लेवल की। यहाँ पे आप देख रहे हो क्या डेकोरेटिंग की हुई है, क्या इन्होंने सजाया हुआ है, मूर्तियाँ हैं, हर चीज़। आज के टाइम पे मुझे लगता है कि ऐसे पॉसिबल है देखना। और अभी भी ना इन टेम्पल्स को बड़ा प्रिजर्व करके करा जाता है। और ये जितने भी टेम्पल्स हैं ना, ये भी यूनेस्को साइट, मतलब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इनको रखा गया है। तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप इनको ध्यान से देखो तो वो देखने में भी कितने सुंदर लग रहे हैं, तो वहाँ जाके देखना भी बड़ा इंटरेस्ट आ जाता है। मतलब मेरा तो यही होता था, जब मैं इसमें देखती थी ना, तो मेरा बड़ा इंटरेस्ट जाग जाता था कि नहीं यार, मुझे जाके भी देखना है। तो यहाँ पे आपको ये जो द्रविडियन स्टाइल के टेम्पल्स मिलेंगे। इस टाइम पे ना ये जो पीरियड चला है, राजकृतास हो गया, गुर्जारा प्रतिहारा हो गया, चोलास डायनेस्टी हो गई, यहाँ पे इन्होंने टेम्पल पे बहुत ही मतलब एक अलग अलग चेंजेस आए हैं। कहाँ पहले वो रॉक कट से बनाते थे, वो भी एक यूनिक है अपने आप में, कि पूरी एक चट्टान से उन्होंने पूरा काव करके बना दिया। वो भी उसमें मतलब वो होता है ना, उससे एक छन छन करके कट करके बनाना शुरू कर दिया वैसे। और यहाँ पे उन्होंने द्रविडियन स्टाइल का, तो टेम्पल आर्किटेक्चर में बहुत आपको चेंजेस यहाँ तक देखने में मिलेंगे, स्टार्टिंग से लेके अभी यहाँ तक में। नेक्स्ट जो है बृहदेश्वर टेम्पल है, जो इन्हीं के उस पर बनाया गया है, गंगाईकोंडा, चोलापुरम एंड दरसुरम। तो ये इनके टेम्पल्स के नाम हैं जो इन्होंने बनाए थे। नाउ ये फेमस फॉर चोला ब्रॉन्ज स्कल्पचर नटराज, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नटराज का आपने स्कल्पचर देखा ही है, वो ब्रॉन्ज से जो बना है, तो वो इनके ही टाइम पे बना था, चोला के। नाउ तमिल एंड संस्कृत लिटरेचर, ये भी तमिल और संस्कृत लिटरेचर को बहुत प्रमोट करते थे। इनकी भी अगर आप कुछ इंस्क्रिप्शन देखोगे ना, तो वो संस्कृत और तमिल लिटरेचर पर ही हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं इनकी नेवल पावर एंड ट्रेड के ऊपर। इनकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेवी थी, जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया, अभी फिर बताऊंगी, कि ये लोग सिर्फ उसको एज अ वॉर की तरह यूज़ नहीं करते थे, ट्रेड करते थे उससे बहुत अच्छा। तो इनका स्ट्रॉन्ग ट्रेड भी था, इनकी इसलिए इकोनॉमी भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। वरना आप देख रहे हो इन्होंने टेम्पल्स किस डिज़ाइन के बनाए, अगर आप यहाँ पे देखो तो ये टेम्पल इन्होंने कितने अच्छे डिज़ाइन के बनाए हुए हैं। तो मतलब इनका जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो भी कितनी अच्छी थी। मतलब एक होता है ना कि सोने की चिड़िया, तो वो राजा महाराजाओं के टाइम से थी। ओके, तो स्ट्रॉन्ग नेवी थी, यूनिक अमंग इंडियन डायनेस्टी, क्योंकि उस टाइम पे किसी भी डायनेस्टी में नेवी का यूज़ नहीं हो रहा था, हो भी रहा था तो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, बहुत ही थोड़ा था। तो यहाँ पे जो इनकी डायनेस्टी में ये यूनिक चीज़ थी कि इन्होंने अपनी नेवी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया हुआ था। कंट्रोल, अब देखो अगर नेवी स्ट्रॉन्ग है तो जाहिर सी बात है कंट्रोल्ड इंडियन ओशियन ट्रेड रूट्स को भी अपने कंट्रोल में रखेंगे, उससे रूट भी करेंगे ओशियन रूट से, मतलब ट्रेड भी करेंगे ओशियन रूट से। कॉन्टैक्ट विथ चाइना, साउथ ईस्ट एशिया एंड अरब वर्ल्ड, रेट्स ऑन श्री विजय किंगडम इन मॉडर्न इंडोनेशिया, मतलब यहाँ तक ये जा चुके थे। नाउ डेक्लाइन अब आगे देखें तो डेक्लाइन इनका लेट 12th सेंचुरी में होना स्टार्ट हो गया था। इनका भी कन्फ्लिक्ट था पांड्यास, होयसाला एंड दिल्ली सल्तनत के साथ। एम्पायर एंडेड बाय 1279। ओके, अगर हम आगे बढ़ें तो आगे देखते हैं इनकी लेगेसी।
सेट बेंचमार्क फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, क्यों? क्योंकि ये नेवल पावर को यूज़ कर रहे थे अपने एडमिनिस्ट्रेशन में भी। मोनूमेंटल टेम्पल आर्किटेक्चर कंट्रीब्यूटेड टू इंडियन contributed to Indian naval history role in Tamil culture and expansion in South East Asia। मोनूमेंटल टेम्पल भी देखोगे तो काफ़ी यूनिक है, वो भी एक इनका हिस्ट्री में बहुत ही अच्छी छाप छोड़ के जाते हैं कि आज मतलब बहुत ही यूनिक टाइप ऑफ डिज़ाइन की गोपुरम्स भी हैं उसमें। इवन गर्भगृह भी हुआ करता था, तो वो द्रविडियन स्टाइल के टेम्पल्स में भी बहुत सारे फेजेस हैं, मतलब बहुत ही सुंदर। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, अगर हम तो देखते हैं चालुक्य डायनेस्टी। अब चालुक्य डायनेस्टी की अगर हम बात करें तो डोमिनेंट पावर इन डिकेन मॉडर्न कर्नाटका एंड पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। इसमें एक अर्ली चालुक्यास भी हैं जिनका कैपिटल है बादामी, और एक लेटर चालुक्यास के बारे में भी पढ़ेंगे जिनकी कैपिटल कहाँ थी, कल्याणी में। ओके, अब इनको किस लिए जाना जाता था? इनको इसके आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता था, मिलिट्री स्ट्रेंथ के लिए जाना जाता था, और ये आर्ट और लिटरेचर को बहुत ज़्यादा पैट्रोनेज करते थे, बहुत ज़्यादा प्रमोट करते थे ये लोग। अर्ली चालुक्यास के बारे में जाने तो इनको पुलकेशिन फर्स्ट ने फाउंड किया था, मतलब वो इनके फाउंडर थे। ये भी क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि जो अर्ली चालुक्यास थे इनके फाउंडर कौन थे। मोस्ट फेमस रूलर जो थे वो पुलकेशिन II थे। डिफीटेड इन्होंने किसको हराया था? हर्षवर्धन को हराया था नॉर्थ इंडिया एम्परर में। डिफेंडेड डेक्कन अगेंस्ट नॉर्दर्न एक्सपेंशन, फॉट अगेंस्ट पल्लवास, इनकी भी लड़ाई पल्लवास से हुई थी, और बहुत ही मेजर बैटल्स भी ये जीते हुए हैं। इवन इन्होंने क्या करा था, राष्ट्रकूटा को ओवरथ्रो कर दिया था, मतलब उठा के एक तरह से फेंक दिया था। अगर मैं आपको इसकी स्टोरी बताऊं ना, तो ये जो राष्ट्रकूटा थे ना राष्ट्रकूटा राजा थे, तो इन्होंने क्या करा था, इन्होंने इनको अपने उसमें कहाँ गए, हाँ ये रे, उनको इन्होंने पुलकेशिन को अपने उसमें करा हुआ था। मतलब जैसे मैंने आपको फ्यूडल स्ट्रक्चर की बात बताई थी, तो ये उस वक्त किंग थे, तो इन्होंने अपने लॉर्ड मतलब अपने फ्यूडल लॉर्ड बनाया हुआ था इनको। तो बाद में जब इनके पास पैसा और पावर आती है, फिर ये उठा के इनको ओवरथ्रो कर देते कि भैया अब तुम चलो, अब मैं यहाँ पे राज करूँगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके आर्किटेक्चर की। आर्किटेक्चर डेवलप्ड रॉक कट एंड स्ट्रक्चरल टेम्पल्स। रॉक कट के बारे में बताया, इन्होंने भी अपने टाइम पे काफ़ी रॉक कट टेम्पल्स मतलब डेवलप हुए, कि जो रॉक के कटिंग से एक पत्थर की चिनाई करके बनाया जाता था। मेजर साइट्स इनकी बादामी, एहोल, पटाकड्डल। पटाकड्डल जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। ये भी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम फ्यूजन ऑफ नगारा आपको देखना है, जो ये है, इसमें आपका नगारा स्टाइल और द्रविडियन स्टाइल दोनों का फ्यूजन है। मतलब नगारा स्टाइल के टेम्पल्स और द्रविडियन स्टाइल के टेम्पल्स दोनों को मिला के ये टेम्पल बना है। लेटर चालुक्यास की बात करें तो ये रोस आफ्टर फॉल ऑफ राष्ट्रकूटा। जब राष्ट्रकूटा का फॉल हुआ तब इनका राइज हुआ। कैपिटल जो थी इनके टाइम पे वो कल्याणी थी। अगर इनके टाइम के इम्पॉर्टेंट रूलर देखें तो आपके तेलप्पा II हो गए, जो फाउंडर भी हैं। विक्रमादित्य 6 हो गए। इनकी भी फाइट हुई है अगेंस्ट चोलास, होयसालास एंड यादवास। नोन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड टेम्पल कंस्ट्रक्शन, क्योंकि अभी यहाँ पे हमने पढ़ा ना इसके बारे में, फ्यूजन ऑफ नागरा एंड द्रविडियन स्टाइल, इसलिए इनके भी इस टेम्पल कंस्ट्रक्शन को यहाँ पे बहुत यूनिक माना जाता था। ओके, आगे बात करते हैं इनकी लिटरेचर की। लिटरेचर एंड कल्चर, पैट्रोनाइज संस्कृत एंड कन्नड़ा लिटरेचर। ये भी कन्नड़ा लिटरेचर को बहुत प्रमोट करते थे। इनके भी अगर आप कुछ इंस्क्रिप्शन देखोगे तो ये भी इंस्क्रिप्शंस में अपने कन्नड़ा और संस्कृत लैंग्वेज का इनको आपका बहुत यूसेज मिलेगा। विक्रमादित्य 6 सपोर्टेड स्कॉलर्स लाइक बिल्हन। आर्किटेक्चर इवॉल्व्ड इन होयसाला स्टाइल। होयसाला स्टाइल, अगर आप इनके आर्किटेक्चर देखोगे तो वो आपको होयसाला स्टाइल में मिलेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनके डेक्लाइन की, तो इंटरनल रेबिलियंस एंड एक्सटर्नल इन्वेशन। आप ना हर राजा के डेक्लाइन में ये वर्ड तो आप देखोगे, इंटरनल रेबिलियंस, मतलब वही बात कि जो घर ही में ही रहकर जिन्होंने दुश्मनों का साथ दे दिया, तो ये हर उसके राजा के डेक्लाइन में आपको ये चीज़ नज़र आएगी।
तो इंटरनल रेबिलियंस एंड एक्सटर्नल इन्वेजन, बाहर से भी इन्वेजन था, मतलब होता है कि हर राजा चाहता है, या जो भी उस टाइम पे राजा आते थे तो वो भी चाहते थे कि ठीक है मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करूं, तो उसके लिए वही होता था ठीक है युद्ध करना पड़ेगा, तो वो युद्ध करके ही करते थे। तो ऐसे ही हर राजा सोचता था कि ठीक है मैं भी अपना स्टेट है जितना ज़्यादा कैप्चर करूँगा उतना ज़्यादा एक्सपेंड करूँगा। इवेंचुअली रिप्लेस बाय होसालास एंड यादवास इन डिकेन, चालुक्य लेगेसी कंटिन्यूड इन आर्किटेक्चर एंड गवर्नेंस सिस्टम। जो चालुक्य की लेगेसी थी वही आगे कंटिन्यू चलती रही आर्किटेक्चर स्टाइल में भी, मतलब उन्हीं के फिर हम स्टाइल देखेंगे आर्किटेक्चर में भी और गवर्नेंस सिस्टम को, कि वो कैसे अपना एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम लोकल लेवल पे और स्टेट लेवल पे चलाते थे। ओके, आगे बात करते हैं अगर हम लोग लेगेसी की, तो यहाँ पे ग्रेट टेम्पल बिल्डर्स एंड कल्चरल पैट्रॉन्स देखने को आपको मिलेंगे। की रोल मिलेगा किसमें, इनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री को शेप करने की, डेक्कन की इनका बहुत बड़ा रोल है क्योंकि वहीं से ही इनकी पावर इवॉल्व हुई है। क्रिएटेड अ ब्रिज बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडियन आर्ट फॉर्म्स, इन्होंने क्या किया था, ड्रेविडियन स्टाइल और नागरा स्टाइल, ये था आपका नागरा स्टाइल के मंदिर यहाँ ये फॉलो करते थे अगर आप देखोगे मंदिरों में, और यहाँ पे ये ड्रेविडियन स्टाइल के मंदिर करते थे। तो इन्होंने इनके फ्यूजन का मंदिर का स्टाइल बनाया था, मतलब मिला के जो स्ट्रक्चर दिया था कि उसमें आपको नागर स्टाइल भी दिखेगा और उसमें आपको ड्रेविडियन स्टाइल भी दिखेगा, नॉर्थ का भी टच उसमें है और साउथ का भी टच उसमें है। इस टाइप के टेम्पल्स आपको इनके टाइम पे देखने को मिलेंगे। ओके, अगली हम बात करते हैं अब इन्वेजन की, कि कौन कौन सब इन्वेडर्स उस वक्त आए। तो इनको तो वैसे आप बहुत अच्छे से जानते हो, महमूद ऑफ गजनी, कौन नहीं जानता। ये क्या करते थे एक्चुअली, बस ये इनका ना एम जो होता था भारत में आके, वो बस मंदिर से मतलब लूट मार करना, चोरी करना, बस वो चुरा के चले जाते थे, अपनी वेल्थ को बढ़ाना था बस इनका। इनका रूल करने से कोई मतलब नहीं था, बस अपनी वेल्थ को बढ़ाते थे। तो महमूद ऑफ गजनी, रूलर ऑफ गजनी, अफ़गानिस्तान, फर्स्ट मेजर इस्लामिक इन्वेडर, ये पहले इस्लामिक इन्वेडर थे जो इंडिया में आए थे इन्वेड करने, पहले थे ये। नाउ नोन फॉर 17 इन्वेजन्स बिटवीन 1000 टू 1027 CE, 17 इन्वेजन इन्होंने करी थी, मतलब 17 बार ये भारत आए, लूटा और चले गए, 17 बार। और पहले इन्वेडर भी इस्लामिक ही यही थे जो भारत देश में आए थे बस लूट मार करने, मतलब लूटपाट करने और कुछ नहीं, सिर्फ लूटपाट करके अपना वहाँ जाके फिर वहाँ को चीज़ों को बढ़ाना, एक्सपेंड करना। इनका एम क्या था, वेल्थ एंड एक्सपेंशन, नॉट टेरिटोरियल रूल, कि वेल्थ और एक्सपेंशन इनका था, बस चुराना था, चीज़ें चुराई, पैसे चुराए और सोना चुराया बहुत सारा और चले गए चुरा के। टेरिटोरियल रूल से इनका कोई मतलब नहीं था। ऑब्जेक्टिव क्या होता था, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होता था, लूट रिच इंडियन टेम्पल्स एंड सिटीज़, जो इंडियन, क्योंकि भारत सोने की चिड़िया था पहले, तो ये क्या करते थे, इंडियन टेम्पल्स में जितनी भी गोल्ड की मूर्तियाँ होती थी, सोने की मूर्तियाँ होती थी, उन आइडल्स में जितनी उनकी ज्वेलरी होती थी गोल्ड की, ये सब उसको चुरा के चले जाते थे। तो लूट रिच इंडियन टेम्पल्स एंड सिटीज़। पॉलिटिकल एम क्या होता था, ऑब्जेक्टिव क्या होता था, एक्सपेंड हिज एम्पायर एंड प्रेस्टीज। अब बहुत सारा पैसा इंडिया से लूट के ले जाएंगे, सोना लूट के ले जाएंगे, तो इससे क्या होगा, अपने ही तो एम्पायर को और रिच करेंगे, प्रेस्टीज करेंगे, रिसोर्सेस फुल करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें रिलीजियस की, तो इनका रिलीजियस ऑब्जेक्टिव क्या था, स्प्रेड इस्लाम एंड वीकन आइडल वर्शिप, कि इन्होंने स्प्रेड तो करा अपने इस्लाम को, मतलब इस्लाम को तो बढ़ाया, लेकिन जब यहाँ से लूट मार करके जाओगे तो ये क्या कर रहे हैं, वीकन आइडल वर्शिप को वो कमज़ोर करते चले गए। लेगेसी बिल्डिंग, पैट्रोन ऑफ स्कॉलर्स, मतलब एल बिरूनी ने भी इनके बारे में बहुत मेंशन करा है। ओके, आगे अगर हम पढ़े तो ये टेबल है, इस टेबल में अगर मैं इनके बारे में आपको बताऊं कि गजनीस इन्वेजन, अगर आप देखोगे यहाँ से देखते हैं, अगर 1001 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इनका सेकंड इन्वेजन हुआ था और अपोनेंट थे इनके जयपाला, हिंदूशाही डायनेस्टी के, और यहाँ पे जो आउटकम आया था, डिसीव विक्ट्री एट द बैटल ऑफ पेशावर, जयपाला वॉज कैप्चर्ड एंड लेटर कमिटेड सुसाइड। बाद में
1008 में इनका दोबारा जो कैंपेन हुई थी पंजाब नियर लाहौर, यहाँ पे भी जो इनके अपोनेंट थे वो हिंदू शाही थे और कुछ राजपूत रूलर्स भी थे। बैटल ऑफ वही हिंद के नाम से जानते हैं, यहाँ पे मेजर विक्ट्री मतलब इनकी विक्ट्री हुई थी, जिसकी वजह से जो हिंदू शाही रेजिस्टेंस था वो टूट गया था। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ 1011 की, तो यहाँ पे भी इन्वेट करते हैं ये। टारगेट इनका क्या होता है, तभी हिमाचल प्रदेश नागरकोट, इनका जो टारगेट होता है वो यहाँ पर होता है हिमाचल प्रदेश में इस बार जाना लूट करने का। तो यहाँ पे जो इनको अपोनेंट मिलते हैं वो वहीं के लोकल राजपूत किंग होते हैं थोड़े, जो लूट मार मतलब जो इनसे लड़ाई करते हैं। आउटकम क्या होता है, रिजल्ट क्या निकलता है, महमूद कैप्चर्ड दी फेमस नागरकोट फोर्ट एंड लूटेड टेम्पल्स। वो एक फेमस जो नागरकोट फोर्ट होता है उसको कैप्चर कर लेता है, मतलब उसका रूलिंग से तो कुछ वहाँ पे मतलब नहीं होता है, बस वो वहाँ पे जब जीत जाता है तो वहाँ भी वो वहाँ से टेम्पल को लूट के चुरा के चला जाता है और इसको कैप्चर कर लेता है। नेक्स्ट अगर 1018 की बात करूं तो यहाँ पे जो दोबारा ये इन्वेट करते हैं, वैसे तो बहुत इनके 17 इन्वेजन रहे हैं, बट ये कुछ इन्वेजन हैं जो मेजर हैं, जो इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कन्नौज और मथुरा में आते हैं। फिर ये यहाँ पे जो इनके अपोनेंट मिलते हैं आपको राज्यपाल ऑफ द प्रतिहारा डायनेस्टी, तो यहाँ पे भी ये जीत जाते हैं और क्या करते हैं, कन्नौज वॉज लूटेड, जो भी इनको वहाँ पे पैसा सोना सब मिलता है उसको लूट के ये चले जाते हैं। प्रतिहारा सबमिटेड टू महमूद। नाउ 1025 की बात करूँ तो ये सोमनाथ टेम्पल, मतलब बहुत सुना होगा आपने, बहुत फेमस है, जो गुजरात में है। सोलंकी रूलर्स ऑफ गुजरात, टेम्पल ऑफ सोमनाथ वॉज डिस्ट्रॉयड एंड इमेंस वेल्थ लूटेड। तो ये उस टेम्पल को भी लूट लेते हैं और एक तरह से वो लोगों का विश्वास भी होता है कि एक तरह से वो सामान ही नहीं लूट रहा यार, मतलब उसने वो लूटपाट नहीं करी, लूटिंग नहीं करी, बट वो एक जो हिंदू का एक जो विश्वास होता है उसको भी ख़त्म है, इसको भी कमज़ोर कर दिया कि कैसे कोई किसी के रिलीजियस बिलीफ्स को तोड़ सकता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ 1027 में भी हुआ रिटर्न, सिंध जब भी रिटर्न आ रहे थे गुजरात से, तो वहाँ पे इनको लोकल जाट्स जिन्होंने अटैक करा इस आर्मी को, तो इन्होंने क्या करा, क्रश्ड जाट रेजिस्टेंस ऑन अ रिटर्न फ्रॉम सोमनाथ। महमूद डाइड इन 1030 शॉर्टली आफ्टर। ठीक है, तो ये टेबल है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हो सकती है। नेक्स्ट है ओके, बैटल ऑफ सोमनाथ, मोस्ट फेमस एंड कंट्रोवर्शियल इन्वेजन सोमनाथ, क्योंकि इन्होंने सोमनाथ टेम्पल को बहुत बारी लूटा, ये बहुत बारी उस टेम्पल को लूटने आए क्योंकि बहुत ही रिच टेम्पल था। जो सोमनाथ टेम्पल था गुजरात का, ये बहुत ही रिच टेम्पल था, गोल्ड मतलब गोल्ड से बना, गोल्ड का पूरा आइडल्स, बहुत रिच टेम्पल था ये उस वक्त। इसलिए जो महमूद ऑफ गजनी था उसने बहुत बारी वो यहाँ पे इस टेम्पल में आया और बहुत बारी लूटा। ओके, मोस्ट फेमस एंड कंट्रोवर्शियल इन्वेजन सोमनाथ टेम्पल वॉज अ वेल्दी पिलग्रिमेज साइट, टेम्पल लूटेड, आइडल्स डिस्ट्रॉयड, क्या क्या करा, लूटेड, आइडल्स डिस्ट्रॉयड, गोल्ड टेकन, शॉक्ड इंडियन किंगडम्स बट नो यूनाइटेड रेजिस्टेंस। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है कि ये गोल्ड मतलब लूट कर लेता है, गोल्ड भी ले जाता है, तो इंडियन शॉक में तो पड़ जाते हैं इंडियन किंगडम, कि इंडियन किंगडम शॉक में तो आ जाती है कि कैसे कोई किसी के रिलीजियस उसको हार्म कर सकता है। लेकिन यूनाइटेड रेजिस्टेंस, लेकिन तब भी जो राजा होते हैं ना वो यूनाइट नहीं होते हैं, मतलब वो एक नहीं होते हैं, वो तब भी उनकी आपस में ही लड़ाई चल रही होती है टेरिटरी को लेकर। तो ये चीज़ बहुत बड़ा रोल है जिसकी वजह से इंडियन किंग्स बड़े मतलब वीकन हुए सामने भी, कि यूनाइटेड रेजिस्टेंस हमें यहाँ भी देखने को नहीं मिल रहा है, मतलब यूनाइटेड रेजिस्टेंस यूनाइटेड नहीं हुए तब भी वहाँ के राजा। इफेक्ट्स ऑफ इन्वेजन, अब इफेक्ट्स क्या हुआ, जो इसने इन्वेजन किया वहाँ पे बार बार आके इन्वेट किया, अब उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, ड्रेन्ड इमेंस वेल्थ फ्रॉम इंडिया, एक तरह से तो पूरा ड्रेन ही हो गया ना, जो भी हमारी इंडिया की वेल्थ थी, अब बार बार आके वो मंदिर को लूटेंगे, इंडिया के सोने वो लूटेंगे, तो हमारी वेल्थ ही तो जा रही है एक तरह से, वेल्थ ही जो हमारा इकोनॉमिक है वो हम लो होते जा रहे हैं ना, वीकेंड पड़ते जा रहे हैं। तो ड्रेन्ड इमेंस वेल्थ फ्रॉम इंडिया, टेम्पल्स एंड सिटीज़ प्लंडर्ड, शोड लैक ऑफ यूनिटी अमंग इंडियन किंग्स, टेम्पल्स और सिटीज़ को लूटपाट कर लेते थे, और लैक ऑफ यूनिटी अमंग इंडियन किंग्स के अंदर
यूनिटी नहीं थी तब भी, क्योंकि आपस में ही उनके कलेश चलते रहते थे टेरिटरी के लिए, और उनके घर ही घर में ही मतलब अपने ही लोग ही एक तरह से दुश्मन होते थे कि पता भी नहीं चलता था, और वो दुश्मन को बता देते थे कि ठीक है राजा जी यहाँ जा रहा है, उसको आज पकड़ लो, या यहाँ पे है उसको पकड़ के ले जाओ। सेट प्रेसेडेंट फॉर फ्यूचर इन्वेजन्स लाइक मोहम्मद गौरी। अब एक करता है तो दूसरे को भी हिम्मत पड़ जाती है ना कि ठीक है इन्वेजन आसान है, यहाँ पे इसने इतनी बार लूट लिया, तो उसने सेट प्रेसेडेंट फॉर फ्यूचर इन्वेजन, मतलब उसने आने वाले टाइम के लिए भी वो कर दिया कि नहीं, अब जैसे अगर मैं भी यहाँ कर सकता हूँ लूट मार, वो भी इतने बारी, इतने 17-18 बारी, तो कोई भी कर सकता है। गजनी बिकेम अ वेल्दी एंड कल्चरल हब। ओके, अगर हम आगे बात करें, महमूद एज अ पेट्रॉन, वैसे तो पेट्रॉन इनको मानना नहीं चाहिए, बट ठीक है कोई नहीं। पेट्रॉन ऑफ आर्ट्स एंड स्कॉलर्स, आर्ट्स एंड स्कॉलर्स को प्रमोट करते थे। इन्होंने एल बिरूनी को बुलाया था, जिन्होंने तश्काए हिंद भी लिखी थी। ये भी आपका क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बारी इवन क्वेश्चन भी आया हुआ है कि जो तकीक़े हिंद है वो किसने लिखी थी, वो एल बिरूनी ने लिखी थी। और वो किन के टाइम पे आए थे, वो महमूद के टाइम पे आए थे। बिल्ट मॉस्क, अब वो भाई इतना पैसा लेकर जाएगा इंडिया से, तो जाहिर सी बात है बिल्ट मॉस्क भी होंगे, लाइब्रेरीज भी बनेंगे, मदरसा भी बनेगा इन गजनी। ये सारे डेवलपमेंट हो गए, क्योंकि वो लूट मार करके अपने उसी कंट्री में ही लगा रहा होता था, तो वो जाहिर सी बात है ये तो कॉमन ही है होना। फिर तो इनकी लेगेसी के बारे में पढ़े तो इनको रेडर बोला जाता था रूलर के बजाय ज़्यादा, मतलब रूलर से ज़्यादा वो रेडर थे, क्योंकि रूल तो मुझे भी लगता है कि उन्होंने ज़्यादा नहीं किया होगा। रेड ही रेड करते थे, जगह जगह जाके चोरी करना, सामान चुराना, पैसे चुरा लेना, सोना चुरा लेना। डिड नॉट एस्टैब्लिश लास्टिंग रूल इन इंडिया, मतलब इंडिया में ये रूल करने के उससे नहीं आते थे, तो इनका रूल मतलब नहीं देखा गया इंडिया में। हिज इन्वेजन्स एक्सपोज्ड इंडियाज़ पॉलिटिकल डिसयूनिटी, लेकिन उनके इन्वेजन ने इंडिया की पॉलिटिकल डिसयूनिटी को एक्सपोज कर दिया। मतलब पहले जो चीज़ें कुछ छुपी हुई थी कि ठीक है, लेकिन जब वो बार बार इन्वेड करने आए तो उन्होंने ये हुआ कि नहीं, राजा मिलकर तो आ ही नहीं रहे हैं, तो जिससे इन्होंने क्या करा, हिज इन्वेजन्स, उससे एक्सपोज हो गया कि इंडिया में पॉलिटिकल यूनिटी नहीं है, मतलब डिसयूनिटी है। पेव्ड वे फॉर फ्यूचर इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट, जिसकी वजह से अभी आप आगे देखोगे कि किस तरह फिर इस्लामिक मतलब किंग आके भी रूल करना स्टार्ट कर देते हैं, जब ये भी देखा जाता है कि नहीं यार, इंडिया के राजाओं में तो यूनिटी है ही नहीं, कि अगर उन्हें एकजुट होना पड़े लड़ने के लिए तो वो नहीं हो सकते, क्योंकि वो खुद मतलब टेरिटरीज़ के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, या फिर अपने ही उनके फैमिली के मेंबर्स हैं जो दुश्मन का साथ दे रहे हैं। अगर आगे हम बात करें मोहम्मद ऑफ गौरी की, जो कि इन्वेजन ऑफ इंडिया में इन्होंने जो इन्वेड करा था इंडिया को, वो यहाँ से यहाँ तक किया था। अब ये जो आते थे ये चोरी भी करते थे, और जो इनका गोल होता था वो टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट भी होता था। तो अगर इनके बारे में पढ़े, मोहम्मद ऑफ गौरी, रूलर ऑफ गौरी डायनेस्टी, लेड द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम रूल इन नॉर्थ इंडिया। इन्होंने नॉर्थ इंडिया में अपना जो इन्होंने एक तरह से फाउंडेशन स्टोन रख दिया था। जब वो आए थे तो वहाँ से अब मुस्लिम रूल स्टार्ट हो गया था। मोहम्मद ऑफ गजनी, हिज गोल वॉज टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट, वो टेरिटरी कॉन्क्वेस्ट एक तरह से करने आए थे कि टेरिटरी उन्हें जीतनी है, उनको वो टेरिटरी वाला पार्ट जीतना है। अर्ली इन्वेजन इनका देखें तो फर्स्ट केम फ्रॉम मुल्तान एंड सिंध इन 1175, कैप्चर्ड मुल्तान एंड लाहौर, ओपन द नॉर्थ वेस्टर्न गेटवे टू इंडिया, जिसकी वजह से नॉर्थ वेस्टर्न गेटवे ऑफ इंडिया ओपन हो चुका था, मतलब ठीक है वो रास्ता उन्होंने अब वहाँ से खोल दिया। फेस्ड रेजिस्टेंस फ्रॉम राजपूत रूलर, राजपूत रूलर ने रेजिस्ट किया उनको रोकने के लिए, स्पेशली पृथ्वीराज चौहान। भाई अब जब बात हो रही है मोहम्मद गौरी की तो हम इनको तो नहीं भूल सकते, पृथ्वीराज चौहान को। ओके, फर्स्ट बैटल ऑफ टराइन, अब इनकी जो कुछ फेमस बैटल्स हैं वो हैं यहाँ पे। फर्स्ट बैटल ऑफ टराइन की बात करें जो 1191 CE में हुई थी, किसके बीच में हुई थी ये, मोहम्मद ऑफ गौर एंड पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी।
लोकेशन टरायन जो नियर थानेश्वर है हरियाणा के पास। अब इसमें क्या होता है कि पहले जो मोहम्मद ऑफ गौरी होता है वो हार जाता है और बहुत बुरी तरह उसके मतलब घायल हो जाता है वो गौरी, मोहम्मद गौरी बहुत बुरी तरह इस वॉर में घायल हो जाता है, जिसकी वजह से वो गजनी भाग जाता है। लेकिन जो नेक्स्ट वॉर होती है सेकेंड बैटल ऑफ टराइन, यहाँ पे क्या होता है, मोहम्मद रिटर्न विद बेटर प्रिपरेशन, इस बार वो पूरी प्रिपरेशन के साथ आता है और पृथ्वीराज फेल टू यूनाइट राजपूत फोर्सेस अगेन, और यहाँ पे जो पृथ्वीराज चौहान होते हैं वो दोबारा से फेल हो जाते हैं राजपूत रूलर्स को यूनाइट करने में। डिसीजिव विक्ट्री फॉर मोहम्मद ऑफ गौर, पृथ्वीराज चौहान कैप्चर्ड एंड किल्ड। इस वॉर में क्या होता है, इस बैटल में जो पृथ्वीराज चौहान होते हैं उनको कैप्चर कर लिया जाता है और मार देते हैं बाद में, ये हम सबको पता ही है। ओपन पाथ फॉर दिल्ली एंड अजमेर कॉन्क्वेस्ट। नाउ अब सिग्निफिकेंस क्या है इस बैटल का, ट्रायन बैटल का क्या इंपॉर्टेंस था या क्या इम्पैक्ट इसका पड़ा। ये टर्निंग पॉइंट थी इंडियन हिस्ट्री में। क्यों? क्योंकि यहाँ से इस्लामिक किंग मतलब जो इस्लाम के किंग थे उनका एक तरह से इंडिया में आना फिर अब स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से अब हम देखेंगे अराइवल ऑफ इस्लामिक किंग का। एंड ऑफ मेजर हिंदू रेजिस्टेंस इन नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में जो नॉर्थ इंडिया में जो हमारे इंडियन रूलर्स थे, अब उनका रूल है अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से अब वो ख़त्म हो रहा है। यहाँ से किसका अराइवल हो रहा है, यहाँ से मुस्लिम किंग्स का अराइवल अब होना स्टार्ट हो रहा है। लेट फाउंडेशन फॉर दिल्ली सल्तनत एस्टैब्लिश बाय कुतुबुद्दीन ऐबक इन 1206। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अब हम देखेंगे फाउंडेशन स्टोन देखेंगे किसकी, दिल्ली सल्तनत की फाउंडेशन स्टोन देखेंगे, जिसमें जो स्लेव डायनेस्टी होगी, सबसे पहले हम बात करेंगे स्लेव डायनेस्टी की, जिसमें आएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो मोहम्मद गौरी के ही स्लेव था, तो उन्होंने उसको अपने, क्योंकि अपने ही जगह पे मतलब अपने उस पार्ट में रखा हुआ था, वो खुद यहाँ पे डायरेक्टली इंडिया में नहीं आए थे रूल करने, उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ भेजा था कि तुम जाके वहाँ रूल करो, और ये मोहम्मद गौरी के कौन थे, स्लेव थे। शोड लैक ऑफ यूनिटी एंड स्ट्रैटेजी अमंग इंडियन किंग्स, मेन वहीं फिर बात आती है, लैक ऑफ यूनिटी एंड स्ट्रैटेजी, मतलब पहली चीज़ तो यहीं पे हम देखेंगे यूनिटी नहीं है, तो एक साथ जुट होके वो लड़ ही नहीं पाए, फिर उन्होंने आपस में टेरिटरी डिस्प्यूट्स इतने सारे कर दिए, आपस में ही घर में लड़ाई, और लड़ाई क्या, एक दुश्मनी पर्पस की, मुझे कुर्सी पे बैठना है या मुझे किंग की गद्दी लेनी है। अगला हम बात करें तो मोहम्मद लेगेसी, डू नॉट रूल इंडिया डायरेक्टली। इन्होंने, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि इन्होंने इंडिया में डायरेक्टली रूल नहीं करा आके, इन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपॉइंट किया कि तुम वहाँ जाके रूल करो। हिज जनरल एंड गवर्नर ऐबक बिकेम अ फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली, मलमूक। हम स्लेव डायनेस्टी को मलमूक डायनेस्टी भी बोलते हैं। तो इन्होंने क्या करा था, जो ये स्लेव थे इनके, जिन्होंने अब इनको जनरल और गवर्नर बनाया हुआ था, तो इन्होंने ऐबक को बोला कि ठीक है तुम वहाँ जाके रूल करो, और वो यहाँ पे आएंगे अब फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली, ममलूक डायनेस्टी, जिसको स्लेव डायनेस्टी भी बोलते हैं। तो वो यहाँ पे आके पहले सुल्तान बनेंगे। मोहम्मद वॉज एसिसिनेटेड इन 1206। ओके, तो अगले हम बात करते हैं। अब यहाँ पे आपका ये फर्स्ट पार्ट मेडिवल हिस्ट्री का ख़त्म हो गया है। आगे हम सेकंड पार्ट में अब इसका स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो आपको अब यहाँ पे रिवीजन भी करना है इसका, सिर्फ अब ये नहीं क्लास हो गई तो ख़त्म नहीं, इसका आप रिवीजन करो, दोबारा ये लेक्चर देखो और अपने 24 आवर्स को डेडिकेटेडली मतलब यूटिलाइज़ करो, क्योंकि 24 आवर्स सबके पास हैं, औरों के पास भी है, जो आपके और कॉम्पिटिटर्स हैं ना उनके पास भी वो 24 आवर्स हैं, लेकिन जो फ़र्क आता है ना वो सिर्फ 3 से 4 घंटे का आता है, कि या तो आप उसमें मोबाइल देख रहे हो या फिर पढ़ाई कर रहे हो, और यही टाइम है। और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि देखो आपको ये पेपर अभी सेकेंड अटैम्प्ट देना है या फिर फर्स्ट अटैम्प्ट में ही इसको निकालना है, या तो आप इसको अपना फर्स्ट अटैम्प्ट बना लो या फिर आप इसको अपना सेकेंड अटैम्प्ट बना लो, कि या तो फर्स्ट दे दिया अब नहीं दूंगा, बस ये दे दिया, इसके बाद में सीधा एज अ ज्वाइन करूँगा एनडीए कैडेट, या फिर आप इसको रिपीट करो कि नहीं अभी मैं ज़्यादा मेहनत ना करके कि सेकेंड थर्ड अटैम्प्ट बनाते रहो। तो एक डेडिकेशन लाओ यार, और हो जाएगा, मेहनत करो, अच्छे से पढ़ो और इस टाइम को ना बहुत यूटिलाइज़ करो।
क्योंकि एक टॉपर ना मतलब यही वो टाइम होता है जो आपको औरों से अलग करेगा, इसी टाइम को है जो बहुत यूटिलाइज करेगा। हो सकता है कि आपको कभी कभी दिन हो कि पढ़ने का मन ना करे, लेकिन नहीं पढ़ो उस रोज़, मतलब वो रोज़ ना वो आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जब आप देखोगे ना एक दिन कि जब आप उस पोजीशन पे पहुंच जाओगे, तब आपको यही दिन याद आएंगे कि नहीं उस वक्त मेहनत करी तो आज मैं यहाँ पर हूँ। तो इस टाइम को हमेशा याद रखो। तो आपको नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे मेडिवल हिस्ट्री की, देन थर्ड पार्ट आएगा उसका जिसमें हम मुगल्स के बारे में बात करेंगे।